याद है हम लोगों ने पहले अपनी पहली क्लास के अंदर एक काम किया था जिसमें हमने कांस्टेंट बनाया था। अ, एक एलिमेंट लिया था और उसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया था। कोई भी मैं आईडी यहाँ पे पास कर सकता हूँ, लाइक ऐप, ठीक है। और फॉर एग्जांपल या फिर कोई इनपुट हमने जब आगे एलिमेंट में डॉट वैल्यू करवा रहे थे तो वहाँ पे एरर दे रहा था, याद है। उसके लिए फिर हमने क्या किया था, एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया था, ठीक है, जो कि हमें बता रहा था कि भाई ये कंफर्म है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे डॉट वैल्यू एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वैल्यू पे हमें बता रहा था कि भाई वैल्यू जो है वो HTML एलिमेंट के अंदर नहीं मिलेगी, हमें इसको स्पेसिफिकली बताना था कि हम यहाँ पे जो एलिमेंट लेके आ रहे हैं वो कोई इनपुट एलिमेंट है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया था, एज HTML इनपुट एलिमेंट, ठीक है। बेसिकली ये टाइप कास्टिंग थी, ठीक है। इस हद तक तो हम उसको देख चुके हैं। अच्छा, अब टाइप कास्टिंग ये वाला जो तरीका है, ये तरीका भी ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और है, वो क्या है कि यहाँ पे आप एंगल ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे वो वैल्यू दे दें, ठीक है। एक्चुअल जो टाइपस्क्रिप्ट का तरीका है, असल तरीका वो यही है, एंगल ब्रैकेट्स लगा के। अब जब यहाँ पे तरीका दे दिया था एक, तो फिर वो एज़ वाला तरीका वहाँ पे क्यों दिया, ठीक है। उसका प्रॉब्लम ये है कि अभी आप लोग आगे जाके रिएक्ट पढ़ेंगे, तो रिएक्ट अगर ऑलरेडी किसी ने देखी है तो उसको पता होगा कि रिएक्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हम लोग HTML वाला काम कर रहे होते हैं इस तरीके से एंगल ब्रैकेट्स लगा के, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम करती है। तो इस वजह से फिर इसका एक वर्क अराउंड दिया गया कि अगर आप ये वाला काम नहीं कर सकते तो फिर एज़ करके वाला काम कर लें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बता रहे होते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस तरह का होगा। अगर फॉर एग्जांपल टाइप स्क्रिप्ट किसी भी तरीके से उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो हम वहाँ पे टाइप कास्टिंग करते हैं। सही है भाई, क्लियर है, ये है टाइप कास्टिंग। अच्छा टाइप कास्टिंग के बाद अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। दो टॉपिक्स अब हमारे रह गए, ठीक है। पहला है जेनेरिक्स और दूसरा है डेकोरेटर्स, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको क्या कहते हैं, अगर आपको आती हैं तो फिर समझ लें आपकी टाइप स्क्रिप्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि इनके बगैर भी टाइप स्क्रिप्ट पे लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी एडवांस चीज़ें आपको टाइप स्क्रिप्ट पे मिलेंगी उसमें ये दोनों चीज़ें लाजमी यूज़ हुई होंगी। अच्छा, जेनेरिक्स, जेनेरिक्स में क्या होता है, जेनेरिक्स के अंदर आप कोई टाइप बताते हो टाइप स्क्रिप्ट को और ख़ुद ही उस पर कोई नाम दे देते हो उस टाइप का, ठीक है। कि भाई मेरी एक टाइप है और मेरी टाइप का ये नाम होगा। फॉर एग्जांपल ये सपोज़ कर लो, जैसे मैथ के अंदर हम करते हैं एक्स, लेट एक्स इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 40 और लेट वाई इक्वल्स टू 40, फिर एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 80। इस तरीके से आप करते हो, ठीक है। तो जेनेरिक्स इस तरीके से यूज़ होता है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे जेनेरिक्स की क्या है, तो आप उसको बताओगे कि किसी भी टाइप की एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम जेनेरिक्स पे पास कर रहे होते हैं। क्या, किसी भी टाइप की एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने HTML जब पढ़ी थी तो HTML के अंदर मैंने बताया था आपको एलिमेंट है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट बनाने के लिए आपको एलिमेंट बनाना होता था, लाइक P का एलिमेंट, ठीक है। और उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप एट्रीब्यूट्स यूज़ करते थे, याद है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से आप टाइप तो बताते हो, लेकिन टाइप की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कैसे पास कर सकते हो, जेनेरिक्स के थ्रू। समझ में आई? अच्छा, अब जेनेरिक्स का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होगा वो उस जगह पे होता है जहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल टाइप स्क्रिप्ट जो है ना एक्चुअली ठीक तरीके से गेट नहीं कर पा रहा हो कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। वहाँ पे फिर आप जेनेरिक्स का इस्तेमाल करते हो, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो फिर उसके ज़रिए से आराम से उस चीज़ को पिक कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने ECMAScript 6 में प्रॉमिस पढ़े थे ना, ठीक है। अच्छा, प्रॉमिस किस तरीके से होते हैं, लाइक मेरे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने उसको कहा भाई मेरे पास ये प्रॉमिस है इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, ठीक है। अब इस प्रॉमिस में हम क्या पास करते हैं, एक फंक्शन, याद है ना, या भूल गए हो। ये जो प्रॉमिस को जो हम फंक्शन पास करते हैं इसको कितने आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, कौन कौन से,
रिजॉल्व और रिजेक्ट। अच्छा, पहले तो ये कि ये जो रिजॉल्व और रिजेक्ट है ना, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पे आपको टाइप नहीं बतानी पड़ रही। क्यों नहीं बतानी पड़ रही? क्योंकि प्रॉमिस के अंदर दिया है तो टाइप स्क्रिप्ट खुद ही समझ गया कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें होंगी, ये वाले पैरामीटर्स। ठीक है, प्रॉमिस के अंदर वही चीज़, दो चीज़ें, यही दो चीज़ें मिलती हैं आपको। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इस प्रॉमिस के अंदर एक सेट टाइम आउट है। सेट टाइम आउट याद है क्या करता है? क्या करता है? कुछ टाइम के बाद एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो मैंने सेट टाइम आउट लगाया और उसको मैंने कहा कि भाई ये जो है वो 2 सेकंड के बाद चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये सेट टाइम आउट चल जाए तो ये रिजॉल्व करे और मुझे कहे डन। सही है। अच्छा, ये वाला जो डन है अब ये मुझे कहाँ मिलेगा? प्रॉमिस डॉट देन में मिलेगा, है ना? जो हमने रिजॉल्व कराया वो देन में मिलता है और जो रिजेक्ट कराते हैं वो कहाँ मिलता है? कैच में। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको डेटा कह रहा हूँ अभी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जब ये डेटा हो तो डेटा के ऊपर मैं डॉट स्प्लिट का मेथड चला दूँ। स्ट्रिंग स्प्लिट के ऊपर चलती है ना? स्प्लिट मैंने चलाया इसके ऊपर। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अननोन, मतलब इसकी कोई टाइप जो है ना वो पता ही नहीं है टाइप स्क्रिप्ट को क्या है। अब मैं तो क्लियरली यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग मिलनी भी चाहिए, तो स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग के मेथड्स भी चलने चाहिए जो स्ट्रिंग में अवेलेबल होते हैं। वो क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा कि टाइप स्क्रिप्ट को ये तो पता है कि भाई ये प्रॉमिस है, लेकिन प्रॉमिस के अंदर क्या है, क्या निकलेगा, ये उसको नहीं पता। ठीक है, अब ये जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये हम कैसे पास कर सकते हैं? जेनेरिक्स के थ्रू। ठीक है, तो मैंने प्रॉमिस को मैं बताऊंगा कि भाई मेरे पास प्रॉमिस है यहाँ पे, इसकी टाइप और प्रॉमिस क्या रिटर्न करेगा मुझको? एक स्ट्रिंग। अब ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि भाई ये इसमें एक प्रॉमिस आएगा जो कि स्ट्रिंग लाएगा इसको। ये चीज़ जो है ना, जब भी आप देखो एंगल ब्रैकेट्स टाइप कोई चीज़, आप क्या समझोगे कि ये क्या है? जेनेरिक्स। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जेनेरिक्स हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमनली आपके पास यूज़ होंगे जब आप बनाते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर हेल्पर फंक्शंस। हेल्पर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन पे आप साइड में बना रहे हो, तो लाइक मिसलिनियस टाइप कोई आपकी क्लास है या यूटिलिटी क्लास है आपकी, जो कि आपकी ऐप से रिलेटेड आपको ऐसे काम करके दे रही होती है जो कि आपकी फ्री एप्लीकेशन में फ्रीक्वेंटली बार बार हो रहे हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए आप हेल्पर यूज़ करते हो। मैंने आप लोगों को एक हेल्पर की एक एग्जांपल भी दी थी लास्ट क्लासेस के अंदर, जिसमें मैंने आप लोगों को एक लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करने वाला वो बना के दिया था, याद है? कि जो डेटा एक क्लास थी, एक जो भी थी, हमने फैक्ट्री सर्विस बनाई थी, क्या बनाई थी, सर्विस बनाई थी शायद, जो कि डेटा को सेट कर रही थी लोकल स्टोरेज में और गेट करके हमें ला के दे रही थी। ठीक है, तो इसी तरीके का हम एक और हेल्पर फंक्शन आज देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसका नाम है मर्ज। अच्छा, मर्ज का काम क्या होगा? मर्ज का काम ये होगा कि ये पैरामीटर लेता है दो, एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी। मर्ज का काम ये है कि मैं इसको जो जो भी दो ऑब्जेक्ट्स पास करूं, ये उन दो ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करके मुझे दे दे। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर हम एक्मा स्क्रिप्ट 5 के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी टाइप स्क्रिप्ट में तो दोनों ही चलेगा। अगर हम एक्मा स्क्रिप्ट 5 पे काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास होता था ऑब्जेक्ट डॉट असाइन,
और अगर हम ECMAScript 6 पे काम कर रहे हैं तो और ज़्यादा आसान तरीका है, वो है डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, कैसे? रिटर्न कर लेंगे हम एक एरे को, या सॉरी ऑब्जेक्ट है तो मर्ज होकर ऑब्जेक्ट ही बनेगा। एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले हम एक्सपेंड कर देंगे किसको, जिसमें ऑब्जेक्ट ए को, और फिर हम एक्सपेंड करेंगे किसको, ऑब्जेक्ट बी। सही है भाई, सही है ना? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इन दोनों की मैं टाइप क्या रखूँ? मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे आने ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी कह देता हूँ कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट आएगा और इसमें भी एक ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, अब इसी मर्ज के फंक्शन को मैं कॉल करवाता हूँ, लाइक चेक कर लेते हैं अभी कि ये ठीक काम कर भी रहा है नहीं। console.log कर लेते हैं, console.log करेंगे हम मर्ज को, और मर्ज में हम पास कर देते हैं एक एक करके ऑब्जेक्ट्स। पहले ऑब्जेक्ट में मेरे पास है नेम की प्रॉपर्टी, जिसमें मैं पास कर रहा हूँ नादिर, और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में मेरे पास है एज की प्रॉपर्टी, जिसमें पास कर रहा हूँ मैं 30। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए जिसमें नादिर की होगी और एज की होगी। ठीक है, दोनों में उसकी वैल्यूज़ होंगी। सही है ना? चेक करें ये चल रहा है या नहीं चल रहा। सही है भाई, तो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक है। प्रॉब्लम कब आएगी? क्योंकि मैंने इसको बेसिकली लॉग नहीं करवाना था, मैंने इसको स्टोर करवाना था कहीं पे, और फिर मैंने इस पर काम करना था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ, एक कांस्टेंट बना लेता हूँ मर्ज्ड के नाम से, और यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मर्ज के अंदर से मुझको प्रॉपर्टी चाहिए एज की। यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? भाई मैंने मर्ज करवाया नेम के एक ऑब्जेक्ट को जिसमें नेम की प्रॉपर्टी थी, एक में एज की थी। तो जब मुझे मर्ज्ड वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसमें एज की प्रॉपर्टी है ना, लेकिन ये तो मुझे एरर दे रहा है। बेसिकली क्योंकि हमने इसको भी ऑब्जेक्ट रखा था, इसको भी ऑब्जेक्ट रखा था, और यहाँ पे दोनों को मर्ज करवा के ऑब्जेक्ट रखवा, तो टाइप स्क्रिप्ट भी सपोज कर रहा है कि जो रिटर्न आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा हुआ है, टाइप स्क्रिप्ट की कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हमने उसको बेसिकली यहाँ पे टाइप नहीं बताई थी, है ना? हमने उसको वहाँ पे रख दिया था हमने भाई कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है बस। तो वो भी हमें बोल रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है बस। सही है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से टाइप स्क्रिप्ट को पता चले कि हाँ भाई एज की प्रॉपर्टी इसमें है। एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे बजाय ऑब्जेक्ट रखने के एक्चुअल इसकी प्रॉपर्टी दें कि भाई यहाँ पे जो है वो एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें नेम की प्रॉपर्टी होगी, स्ट्रिंग होगी। बनाई है ना हमने टाइप्स, उस तरह से एक टाइप बना दें इसको। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाए कि भाई इसमें एक ऑब्जेक्ट आएगा, एज की प्रॉपर्टी और नंबर आएगा 30। उससे भी ये काम चल तो जाएगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। ये मेरा है हेल्पर फंक्शन। ठीक है, हेल्पर फंक्शन को मैं एप्लीकेशन में कई बार कॉल करूँगा और हर बार अलग अलग वैल्यूज़ के साथ कॉल करूँगा। हो सकता है कभी मेरे पास ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें नेम की प्रॉपर्टी ना हो, कोई और प्रॉपर्टी हो, जिसमें एज की प्रॉपर्टी ना हो, कोई और प्रॉपर्टी हो। वहाँ पे तो फिर मेरे को बार बार बैठ के चेंज करना पड़ेगा, तो मेरी फंक्शन की रीयूजेबिलिटी तो ख़त्म हो गई, है ना? यहाँ पे फिर हमारे पास काम आती है क्या, जेनेरिक्स। ठीक है, जेनेरिक्स में जो मेरा मर्ज का फंक्शन है, यहाँ पे मैं इसको बताऊँगा कि भाई फॉर एग्जांपल जो मेरे पास डेटा आ रहा है। अच्छा, जेनेरिक्स के अंदर एक कन्वेंशन है, जैसे फॉर लूप के अंदर कन्वेंशन होती है ना, वेरिएबल आई। आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन आप आई रखते हो। ठीक है, तो बस वही एक कन्वेंशन चली हुई आ रही है, तो वो वहाँ चलती रहती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक कन्वेंशन है, वो है टी। ठीक है, अगर टी के साथ साथ एक और आप कुछ चाह रहे हो तो बस टी के बाद वाला एलिमेंट यूज़ कर लो, लाइक यू। ठीक है, टी और यू। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए के ऊपर क्या बताऊँगा,
टी और ऑब्जेक्ट बी में यू। मेरा एरर चला गया? सही है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब समझो। अब ये हो रहा है कि मैंने उसको बताया कि भाई ये जो टी है ना, इसमें जो भी आपके पास आ रही है टाइप, उसको आप सपोज कर लो उसमें क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है, मतलब उसको आप किस नाम से सपोज कर लो, वो क्या है, उसका नाम टी है। जो भी मैं टाइप भेजूंगा, जो भी टाइप मैं भेजूँ, उसका नाम क्या है, टी। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बी के अंदर मैं जो भी टाइप भेजूँ, उसका नाम क्या है, यू। ठीक है। अब जब उसके पास बेसिकली पहले ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, वाइड चीज़ है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब मैंने उसको बताया कि भाई जो भी मैं टाइप भेज रहा हूँ, आप उसको सपोज कर लो वो टी है, और यहाँ जो भी टाइप मैं भेज रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओबीजे बी वाले पैरामीटर में, उसको आप सपोज कर लो उसका नाम क्या है, टी यू। अब इसने क्या किया, इसने रिटर्न टाइप देखी उसकी कि भाई रिटर्न में मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें टी और यू को मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने इसकी टाइप क्या बना दी, टी। आपको इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है, टी एंड यू आखिर में, इसका मतलब यही कि उसने खुद से उसकी इंटरसेक्शन बना दी, क्योंकि हम अंदर फंक्शन में क्या कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे ना दोनों को। तो इस वजह से जो मर्ज है उसकी भी टाइप देख लो अब क्या हो गई। सही है। तो ये एक मैजिक है टाइपस्क्रिप्ट का जादू। सही है। कुछ भी नहीं किया हमने, हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहे थे, हमने बताया कि भाई यहाँ पे जो भी टाइप आ रही है उसको सपोज कर लो वो टी है, उसको सपोज कर लो वो यू है। तो इससे हमारा वो जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया। अब फॉर एग्जांपल, अब इसमें भी एक मसला है, पहले तो हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे ना, तो हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा था। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 30। चलो एज में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि एज की प्रॉपर्टी उसको मिल नहीं रही। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज की नहीं, मैं नेम की प्रॉपर्टी गेट कर रहा हूँ, मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो इसको एरर देना चाहिए था ना, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ ऊपर, ऑब्जेक्ट। क्योंकि अब मैंने उसको बताया भाई जो भी टाइप आ रही है उसको सपोज कर लो क्या, यू। अब वो वैलिडेट ही नहीं कर रहा, मुझे एरर ही नहीं दे रहा। इस चीज़ के हल के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इसको बताया भाई टी, आप टाइप कोई भी रख तो लो, लेकिन कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शन रखो। क्या, टी एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से यही चीज़ हम यू में भी रखेंगे। अब इसने एरर देना शुरू कर दिया 30 के ऊपर कि भाई आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए था, आप इसको सिंपल 30 पास कर रहे हो, आपको यहाँ पे क्या देना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट। समझ में आई ये बात? एक बार फिर से बताऊं। फंक्शन बनाया हमने मर्ज का, उसको रिक्वायर्ड कितने पैरामीटर्स से, दो, दोनों में हमें क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब हमने दोनों को मर्ज करवा लिया, ठीक है, क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रखी थी, टाइप स्क्रिप्ट भी कह रहा था कि भाई अब मैं इसके अंदर जाके नहीं देखूंगा इसमें क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ, मैं भी आपको ऑब्जेक्ट ही बताऊंगा। ठीक है। फिर जब उस मर्ज्ड ऑब्जेक्ट की हमने किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश की यहाँ पे, तो वो हमें एरर देने लग गया कि भाई मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये वो प्रॉपर्टी वाकई में होगी भी कि नहीं होगी। ठीक है, मेरे लिए वो टाइप क्या है, अननोन है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए फिर हमने क्या कहा कि भाई आप अननोन टाइप नहीं रखो, हम मैंने उसको बताया कि भाई जो भी टाइप आ रही है आप उसको सपोज कर लो कि वो टी है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी टाइप आ रही है उसको आप सपोज कर लो वो यू है। सही है। अब उसको फिर मैंने बताया कि भाई यहाँ पे इस वाले में आपको टी मिलेगा, इसमें आपको यू मिलेगा, और फिर नीचे क्योंकि मैं ऑलरेडी मर्ज करवा रहा था तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अक्सर हम चाहें तो दे सकते हैं यहाँ पे भी रिटर्न टाइप वही बनेगी, लेकिन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट इंटेलिजेंट है, वो खुद से गेट कर लेगा कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए। सही है। तो उसने रिटर्न करके उस रिटर्न टाइप उसकी क्या बनाई, उसने रिटर्न टाइप बनाई उसकी टी एंड यू, यानी टी इंटरसेक्शन यू, यानी जिस एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें टी और यू दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है। अब जब हमने ये वाला काम कर लिया तो हमने टी के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया और यू में भी एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है। और क्योंकि फिर हमारे पास, क्योंकि हमने उसको बोल दिया था कि भाई जो भी प्रॉपर्टी आए उसको एज अ टी सपोज करना है, तो फिर उसने वैलिडेशंस ख़त्म कर दी थी। ठीक है।
तो उस पर वैलिडेशन लगाने के लिए फिर हमने क्या यूज़ किया, एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करके उसको बताया कि भाई कोई भी टाइप एक्सेप्ट नहीं कर लेना, आपको ऑब्जेक्ट ही चाहिए यहाँ पे, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट आए उसको आपने एज अ टी सपोज करना है। ये करने के बाद फिर हमारे पास सारे प्रॉब्लम्स चले गए हमारी। अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आप नंबर भी दे सकते हो, यूनियंस भी पास करते हो, यूनियन टाइप्स होती है ना, यूनियन टाइप्स भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग बुलियन जो चाहो आप दे सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब हमारे पास स्टार्ट हो रहा है लास्ट हमारा, ठीक है, टॉपिक डेकोरेटर्स का। डेकोरेटर्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोगों ने अगर एंगुलर कभी देखी है तो एंगुलर जो है ना वो पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर जो है वो डेकोरेटर्स के ऊपर ही खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर एंगुलर में से आप डेकोरेटर्स निकाल दो तो कुछ भी नहीं चलेगा एंगुलर में, ठीक है। वो उन्होंने सारा कुछ डेकोरेटर्स के ऊपर ही बनाया हुआ है। अच्छा डेकोरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, नाम मुश्किल है डेकोरेटर्स, लेकिन एक्चुअल में सिंपल से फंक्शंस हैं। क्या है? फंक्शंस। अच्छा डेकोरेटर्स एक बात याद रखो कि हमेशा क्लास के साथ ही यूज़ होगा। किसके साथ यूज़ होगा? क्लास के साथ, क्लास के अलावा कभी यूज़ नहीं होगा कहीं पे भी, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल एक क्लास बना रहा हूँ जल्दी से, मेरी क्लास है पर्सन की, छोटी सी एक क्लास ले लेते हैं। इसके अंदर मेरे पास दिस डॉट नेम इक्वल्स टू इसका है नादिर, सॉरी दिस नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि हम किसी मेथड के अंदर नहीं है, तो नेम इक्वल्स टू नादिर, सही है। अच्छा और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं करेगा हमारे पास फ़िलहाल, अभी हम ये कर लेते हैं कि ये लॉग कर रहा है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा अब ये तो एक सिंपल सी क्लास है, ये तो हमें पता है ना, ठीक है, इसमें तो हम चीते हैं, है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा डेकोरेटर्स, डेकोरेटर्स पे क्या होगा, डेकोरेटर्स आपके पास सिंपल से एक फंक्शन है, मैंने आपको बताया था डेकोरेटर फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी लॉग करने के लिए एक बना रहा हूँ। अच्छा डेकोरेटर्स के अंदर एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जो स्टार्ट वाला जो लेटर है ये रखना है आपने कैपिटल, ठीक है। अच्छा ये आपने लॉगर का मेथड बना लिया। अब इसका काम फॉर एग्जांपल लॉग करना है कुछ भी, ठीक है। मैं अभी इसको यहाँ पे रख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसका काम है लॉगिंग, ठीक है। अब अगर मैं इस पर आता हूँ तो अभी ये सिंपल सा एक फंक्शन है, ठीक है, मैंने इसको कहीं पे कॉल ही नहीं किया, तो इस वजह से ये लॉग नहीं कर रहा। क्लास के साथ हम डेकोरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम क्लास के लिए डेकोरेटर्स को यूज़ करने के लिए एक स्पेसिफिक साइन होता है, वो होता है @। कभी भी आपको डेकोरेटर्स यूज़ करने हैं तो आपको कौन सा साइन यूज़ करना पड़ेगा, @ और उसके बाद आपके डेकोरेटर का नाम @logger, ठीक है। अब ये मुझे कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भाई ये जो है ना क्या कहते हैं लॉगर जो है ये बहुत कम आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, इसको कम से कम एक आर्ग्यूमेंट जो है वो इसका होना चाहिए लॉगर का, ठीक है। लॉगर के जो आर्ग्यूमेंट होता है वो बेसिकली इसमें हमें क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टर। अच्छा ये चीज़ मैटर करती है कि आप जो आपके पास ये जो डेकोरेटर है इसको कॉल कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये क्लास के ऊपर ही कॉल हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन आप इसको प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी कॉल कर सकते हो, मेथड्स के ऊपर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़ होता कहीं पे भी, बहुत कम मैंने जगहों पे देखा है, वरना यूज़ नहीं हो रहा होता। तो हम इसकी जो एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे वो क्लास वाली ही देख रहे हैं। तो क्लास के साथ जब भी आप किसी भी उसको यूज़ कर रहे होते हो तो आपको क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टर। हम फॉर एग्जांपल कंसोल उसकी टाइप क्या होगी, फंक्शन, वो रख लेते हैं, ठीक है। देखने के लिए, चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर में हमें क्या मिल रहा है, तो हम कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं। अच्छा जब डेकोरेटर्स आप यूज़ करने जाओगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो डेकोरेटर्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल हैं, ठीक है, यानी अभी पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुए,
अभी एक्सपेरिमेंटल है। तो अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये यूज़ करना है, डेकोरेटर्स को यूज़ करना है, तो फिर आपको ts कॉन्फ़िग के अंदर जाके एक चेंज करना पड़ेगा छोटा सा। वो ये होगा कि आपके पास यहाँ पे एक आ रही होती है एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स, ये आपके पास कमेंटेड आउट होगा। इसको कमेंट आपने ओपन कर देना है। जब ये ट्रू रख दोगे आप इसको, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ चलने लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम इसको वो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली लाइन चली, ठीक है, जो हमने क्लास बनाई थी। क्लास से भी पहले, ठीक है, क्या चल गया हमारे पास, डेकोरेटर। वो डेकोरेटर उसने हमें पूरी क्लास जो है वो ला के दे दी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे जो लॉगिंग वाला था वो आया, और फिर जो क्लास के कंस्ट्रक्टर का कॉल था वो चला। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि जो चीज़ें हैं वो किस स्टेप से चल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या चलेगा, डेकोरेटर। सही है। अच्छा, अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर की हमें नीड नहीं है, तो हम सिंपली इसको अंडरस्कोर कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे पैरामीटर हो सकता है, लेकिन हमें उसकी नीड नहीं है अभी। ठीक है, तो मैंने उसको अंडरस्कोर कर दिया है कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसने वो एरर देना बंद कर दिया। अगर मैं हटा दूंगा तो ये एरर आ रहा होगा। ठीक है, तो मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं सिंपली किसी भी पैरामीटर को, अगर मुझे वो नहीं रिक्वायर्ड होता, तो मैं वहाँ पे अंडरस्कोर दे देता हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ तो आपने देख ली। ठीक है, अब कोई भी आपके पास डेकोरेटर होता है, उसको यूज़ करने का एक्चुअल तरीक़ा इससे थोड़ा सा डिफरेंट है उसको बनाने का। वो कैसे, वो ऐसा है कि जब भी आप डेकोरेटर बनाओगे तो वो रिटर्न करेगा एक फंक्शन, ऐसा क्यों ज़रूरी है बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो यहीं रहेगा, बल्कि ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप, क्योंकि पहले आपके पास एक्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन थी तो आप उसको डायरेक्टली लगा रहे थे। अब वो चूँकि एक फ़ंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो फंक्शन उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इसलिए आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। एक्चुअल तरीका इसका ये है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जब भी मैं क्लास से उसको कॉल कराऊँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट भी पास कर दूँ और वो भी मुझे मिल जाए। वो कैसे मिलेगा, लाइक मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी डेटा है, वो भी मैंने पास करवाना है, वो मेरे मिलेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं जो भी पास कर रहा हूँ वो यहाँ पे मिलेगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसका, वो कौन से मिलेगा, वो रिटर्न वाले फंक्शन में मिलेगा। लेकिन जो एक्चुअल डेटा मैं पास करवा रहा हूँ वो मेन फंक्शन में मिलेगा मुझको। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया डेटा, और इसकी मैंने टाइप बता दी कि भाई मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए होता है, और लॉगिंग के बाद प्लस लगा के मैं डेटा लिख सकता हूँ। सही है, क्लियर है भाई यहाँ तक। अच्छा, अब ये तो बहुत सिंपल सा एक डेकोरेटर है। ठीक है, अब एक छोटा सा डेकोरेटर बना के देखते हैं कि जिसमें एक्चुअल में हम कुछ काम भी ले सकें ना उस डेकोरेटर से, क्योंकि ये तो सिंपल लॉग कर रहा और कुछ भी नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मेरे पास यहाँ पे एक पी का टैग है, सही है, और इस पी के टैग के ऊपर मैंने लगाई हुई एक आईडी है इसकी ऐप के नाम से। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक डेकोरेटर हो जिसका मैंने नाम रख दिया है फिल HTML के नाम से। ठीक है, अच्छा, ये जो फिल HTML है, बेसिकली ये वाला सिनेरियो तो सारा यहाँ पे यही रहेगा। यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करे दो, एक तो मैं इसको दे दूँ टेम्पलेट डेटा कोई भी, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग होगी, और दूसरा मैं इसको दे दूँ एलिमेंट की आईडी, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग होगी।
अच्छा, ये क्या करे, ये सबसे पहले तो उस एलिमेंट को गेट कर ले, कांस्टेंट एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मुझे कहाँ मिल जाएगी, ये आईडी से ऊपर पैरामीटर में मुझे आ रही होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं चेक करूँ अगर वाकई में वो एलिमेंट मुझे मिल गए यहाँ पे, चाहो तो आप लगा लो, अगर आपको कंफर्म है कि हाँ भाई एलिमेंट मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर ये आप इफ़ चेक हटा भी सकते हो। तो अगर एलिमेंट वाकई मुझे मिल गया है तो मैं क्या करूँ, एलिमेंट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू वो टेम्पलेट जो मुझे ऊपर मिला है वो मैं इसके अंदर रखवा दूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये वाली जो मेरी क्लास है, अगर वो लोड, जब वो लोड हो तो वो फिल एच टी एम एल को कॉल कर ले, ठीक है, और उसको मैं जो भी डेटा पास कर रहा हूँ वो डेटा उसको वहाँ मिल जाए। कैसे होगा, एट द रेट फिल एच टी एम एल। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक बात समझ में आई कि आप एक क्लास के ऊपर मल्टीपल डेकोरेटर्स भी यूज़ कर सकते हो, बस सिंपल एंटर करके, ठीक है, आगे सेमी कॉलन वगैरह कुछ नहीं लगाना। अच्छा, फिर आपके पास आया फिल एच टी एम एल। फिल एच टी एम एल पहले मुझे क्या देना है, टेम्पलेट, ठीक है, तो मैंने इसको टेम्पलेट में पास कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एच टी एम एल टेम्पलेट पास कर सकता हूँ। मैंने एक बी का टैग बनाया और इसको क्लोज भी करते हैं। इस बी के टैग के अंदर मैं चाह रहा हूँ दिस इज़ माई डेटा कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। और सेकंड वाले में मैं क्या पास करूँगा, उसको आईडी पास करूँगा। आईडी मैंने क्या रखी थी, ऐप, ठीक है। अब चलना चाहिए, ठीक है। तो मेरी क्लास लोड होते ही उसने क्या किया, उसने वो एलिमेंट को पिक किया, उसमें जो टेम्पलेट मैंने पास किया था वहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। इस तरह का काम हम डेकोरेटर्स से ले रहे होते हैं। जो एंगुलर है वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली एंगुलर के अंदर डेकोरेटर्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें सारा का सारा डेटा क्लास के अंदर रखते हो, ठीक है। और वो क्लास से जितने भी आपके वेरिएबल्स एलिमेंट उठाता है वो, और ऊपर डेकोरेटर के अंदर आपका टेम्पलेट उसको पता होता है कि भाई मेरा ये टेम्पलेट होना चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट का मतलब है कि ये मेरा HTML पेज है, ठीक है, ये मेरी CSS की पेज है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसी क्लास से डेटा उठाता है और उसी HTML के पेज के अंदर लगा देता है डेकोरेटर्स के थ्रू, ठीक है। अगर आपको मैं छोटी सी एक एग्जांपल दिखा सकूं तो ये देखो, पहले एक एट द रेट लगा हुआ है। अच्छा, ये मॉड्यूल बनाने के लिए, ये कंपोनेंट बनाने के लिए नहीं, मॉड्यूल बनाने के लिए एट द रेट NG मॉड्यूल, ये क्या है आपको पता चल रहा होगा अभी, क्या है ये, डेकोरेटर, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हम और भी देख लेते हैं, इसमें ये आ गया एट द रेट कॉम्पोनेंट, ये क्या है, क्लास के ऊपर यूज़ हो रहा है। आपका ऐप कंपोनेंट के नाम से एक क्लास है, उसके ऊपर आपने एक डेकोरेटर लगाया, आपने यहाँ पे सिलेक्टर बता दिया कि भाई ये सिलेक्टर क्या काम कर रहा है पता है, ये भाई आईडी वाला जो हमने आईडी पास की उसको, ये भी वही काम कर रहा है कि भाई मेरे पास ऐप रूट के नाम से एक सिलेक्टर होगा, ठीक है। और उसकी टेम्पलेट यूआरएल जो है वो ये HTML फाइल है, और ये रही उसकी स्टाइल की फाइल CSS फाइल। तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा इसको क्लास में से मिला है वो HTML फाइल के अंदर लगा देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ये जो पूरी की पूरी एंगुलर है वो डेकोरेटर्स के ऊपर खड़ी हुई है। अगर आप डेकोरेटर्स हटा देते हो तो एंगुलर भी हट जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मुझसे स्टार्ट में मैंने करवानी थी लेकिन वो मुझसे मिस हो गई, वो मैं अभी बता देता हूँ। आप लोगों ने अगर कोई और लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने उसमें फंक्शन ओवरलोड ज़रूर पढ़ा होगा। पढ़ा है, क्या होता है फंक्शन ओवरलोड? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो फंक्शन ओवरलोड्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया, हमने स्टार्ट में बनाया था, याद है, ऐड का फंक्शन एक बनाया था जो कि 2 पैरामीटर ले रहा है यहाँ पे, ए, जिसमें हम एक काम करते हैं, एक नई टाइप बनाते हैं, और बेसिकली यूनियन टाइप हम एक बनाते हैं। अम, इसमें मेरे पास आ सकता है स्ट्रिंग भी और नंबर। तो मैंने इसको बताया कि भाई ए के अंदर मेरे पास कंबाइंड
में से कुछ आएगा और बी में भी मेरे पास कंबाइंड में से कुछ आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि भाई मैं जो रिटर्न करवाऊँगा आपको वो होगा ए प्लस बी। अच्छा, इसने यहीं पे प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया। क्यों प्रॉब्लम शुरू कर रहा है ये कर रहा है? ये कह रहा है कि भाई आप जो कंबाइंड बता रहे हो, ठीक है, चलो सपोज कर लेते हैं दोनों में नंबर आ रहा है, इधर भी नंबर आ रहा है, इधर भी नंबर आ रहा है, प्लस चल जाएगा। दोनों में स्ट्रिंग आ रही है, इधर भी स्ट्रिंग आ रही है, उधर भी स्ट्रिंग आ रही है, चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बिहेवियर कुछ ऐसा आया कि जिसमें आप नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करवाने शुरू कर दिया आपने, तो वो कॉन्केटिनेशन होगी जो कि बग प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, इस वजह से ये हमें पहले से वार्न कर रहा है, हमें बता रहा है कि भाई ये देखो ये वाली चीज़ ना करो, इससे आप मसले में पड़ जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब चलो मैं इसकी तसल्ली के लिए मैं एक इफ़ चेक लगाता हूँ। अगर मैंने इसको बताया कि भाई ए की जो टाइप है, ए सॉरी टाइप ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर है अगर, तो फिर आप क्या करो, एंड टाइप ऑफ बी जो है वो भी अगर आपके पास नंबर है तो आप ये रिटर्न करो। ठीक है, यहाँ पे इसने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और इफ़ लगा रहा हूँ, बल्कि इसको एल्स इफ बना लेते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग है तो फिर ऐसे कर लो। ठीक है, और एल्स में फिर आप कोई भी एरर पास कर दो, थ्रो एरर। ठीक है, ठीक है, सही है भाई। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ ऐड को। फॉर एग्जांपल मैं इसको पास करता हूँ 1 और 2। सही है भाई, तो ये क्या करेगा, मुझे 3 रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से एक और बार इसको कॉल कर सकता हूँ। अब मेरी वैल्यू जो है वो कोई स्ट्रिंग में जाएगी, अब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। अच्छा, जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को वो ये था कि जब आप इस तरह की चीज़ यूज़ करते हो फिर आपके पास मसले बहुत सारे आते हैं। ठीक है, चलो समझ में आता है कि भाई अब हमारे पास कोई जेन्युइन इसकी नीड आ गई है, अब क्या करें। ठीक है, उस टाइम पे फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, इसमें फिर आप क्या करोगे, बजाय इसके कि आप ये कंबाइंड वाली चीज़ उसको बताओ, आप इसको बेसिक एक्चुअल टाइप बता सकते हो कि जो जो आपने अलाउ करनी है। लाइक जिसमें आप, मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर ये वाली स्ट्रिंग हो फिर ये भी हमारे पास स्ट्रिंग ही हो। ठीक है, और अगर ये नंबर हो तो ये भी नंबर ही हो। ठीक है, ये चीज़ जो है वो हम हटा देंगे। अच्छा, अगर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग है तो फिर क्या मिले हमें, स्ट्रिंग, और अगर नंबर नंबर है तो फिर नंबर। हमें वो कह रहा है कि ये कर लो, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और बनाना पड़ेगा। कंबाइंड हम रखने पड़ेगी कंबाइंड, क्योंकि हमें कंबाइंड जो है वो चाहिए होगी। लास्ट वाले में हमें दोनों को मिक्सचर भी बताना पड़ेगा। अगर ये है तो फिर हमारे पास टाइप क्या जाएगी, रिटर्न टाइप नंबर
और अगर ये है तो फिर स्ट्रिंग। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये एक प्रॉब्लम थी। अच्छा अब ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, ये वाला काम तो हमारे पास पहले भी चल रहा था, बजाय बगैर इसके भी चलेगा। ठीक है, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि अभी हमें पता चल जाएगा कि अभी हमारी इम्प्लीमेंटेशन कौन सी वाली चल रही है। ठीक है, पहले अगर हम फॉर एग्जांपल ये दोनों चीज़ें थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे डॉट एक चलाता हूँ स्प्लिट का मेथड, ये क्यों नहीं चल रहा? क्या नहीं पता है भाई? हमने जब दोनों स्ट्रिंग पास किए हैं तो रिटर्न भी स्ट्रिंग ही होना चाहिए ना। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट को ये बात पता नहीं है। ठीक है, या तो हम उसको खुद बताएं, कैसे बताएं? टाइप कास्टिंग करके बता दें। ठीक है, कि भाई यहाँ पे आपको एज स्ट्रिंग मिलेगा और इस पूरे को राउंड ब्रैकेट के अंदर रख दें, तब तो ठीक है इसके लिए कि हमने खुद से बता दिया। ठीक है, या तो फिर हम ये वाला काम करें। ठीक है, अब उसको पता है कि भाई इसकी ये वाली एक इम्प्लीमेंटेशन है इसी फंक्शन की, जो कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेती है और स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देती है। तो अब हमारे पास स्ट्रिंग वाले मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर दो नंबर्स मैंने उसको भेजें तो कोई नंबर वाला मेथड जो है वो, फॉर एग्जांपल नंबर के अंदर क्या मौजूद है, मुझे मेरे पास टू फिक्स्ड होता है। ठीक है, मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ। सही है, तो ये एक फ़ायदे की चीज़ है बहुत ज़्यादा। इसको हम कहते हैं क्या? फंक्शन ओवरलोड्स। देखो ये बेसिकली, देखो ये दोनों तो आपकी क्या कहते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन है जो कि आपने एडिशनल बनाई है। ठीक है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ये है कि भाई ये एक्सेप्ट क्या क्या कर सकता है। सही है। अच्छा, इसी के साथ साथ ना आप इसमें दो और बता सकते हो कि अगर ए में नंबर आया, बी में स्ट्रिंग आया, या बी में स्ट्रिंग आया, ए में नंबर आया, वो दोनों लाइन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, तो ये जो कंबाइंड है आपकी, ये बेसिकली अलाउ करने के लिए, बताने के लिए कि भाई कौन कौन से पैरामीटर यहाँ पे अलाउ करने हैं। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन सी चलेगी, वो चलेगी जो भी आप टाइप पास कर रहे हो उसकी भी आप उसको देख के। ठीक है, लाइक सबसे पहले वाली लाइन में आपके पास कौन सी इम्प्लीमेंटेशन चली? नंबर वाली, और दूसरे वाले में आपके पास स्ट्रिंग वाली।